मनुष्य कैसे सीखता है, सीखने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे आज हम लोग। जो आज का जो हमारा विषय है वो है अधिगम। अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, बहुत शोध कार्य हुए हैं और ये अधिगम व्यक्ति कैसे सीखता है इसको समझने में इन सारे शोध कार्यों ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है और हम उसी के ऊपर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जन्म से ही नवजात शिशु जो है वो जब वो पैदा होता है उसे बहुत ही कम चीजें कर पाता है, वो बहुत ही थोड़ी सी ही प्रक्रियाएं कर पाता है, मगर जैसे जैसे 1 साल के अंदर आप उसमें इतने सारे परिवर्तन देख सकते हैं। और ये सारे परिवर्तन कैसे हुए हैं? क्योंकि उसमें एक क्षमता है सीखने की, जिसे हम बोलते हैं अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने अनुभवों के आधार पर व्यवहार में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं। तो अगर हम अधिगम को परिभाषित करना चाहेंगे, अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जो हम जब हम सीखने की बात करते हैं, जब हम उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें कुछ विशेषताएं पाते हैं अधिगम में। सबसे पहली बात, अधिगम एक अनुभव से होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, परिवर्तन है और व्यवहार में परिवर्तन है जो अनुभव के आधार पर होते हैं। अनुभव किस तरीके के हो सकते हैं? अनुभव ऐसे जो बार बार आपने कुछ अनुभव किया तो आप सीख जाते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो रहा है, आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं। आप एक बात आप ये कह सकते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। जैसे ही आपके घर का गेट खुलता है और अगर आपके घर में एक पेट डॉग है, एक कोई पालतू कुत्ता है, तो वो क्या करता है? वो सीधे दौड़ के दरवाजे पे जाता है, क्योंकि वो सीख चुका है कि गेट खुलने की आवाज का मतलब है कि कोई घर में आया। ये क्यों उसने कैसे सीखा? क्योंकि जितनी बार उसने गेट खुलने की आवाज सुनी, उतनी बार किसी ने आपके घर में बेल बजाई। ठीक है, तो वो क्योंकि यह घटना बार बार हो रही है, उसने ये बात समझ ली है और सीख ली है कि अगर गेट खुलेगा तो कोई घर में घुसेगा, कोई घर में आएगा। ठीक है, कुछ तो ये अनुभव आपका क्या है? ये आपका बहुत बार बार होने वाले अनुभव से आपने कुछ सीखा। एक और तरीके का अनुभव होता है जिसमें आप एक ही बार में सब सीख लेते हैं। तो ऐसा शायद हम सबने कभी कभी ऐसा अनुभव किया है। हर चीज सीखने के लिए हमें बार बार अनुभव करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम फोन पे बात करते करते सड़क पार कर रहे हैं और अचानक एक गाड़ी आकर के हमारे एकदम पास में आके ब्रेक मारती है, तो हम डर जाते हैं और हम समझ जाते हैं और हम सीख जाते हैं कि फोन पे बात करते करते सड़क पार करना ठीक नहीं होता है। तो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो एक ही बार में हमें सिखा देते हैं। जो दूसरी विशेषता है अधिगम की, वह यह है कि ये जो परिवर्तन है व्यवहार में, ये स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, ये परिवर्तन केवल क्षणिक नहीं है, केवल मोमेंटरी नहीं है, ये परिवर्तन स्थायी है। अधिगम के माध्यम से सीखा जो परिवर्तन हमारे व्यवहार में आया, उसको बदलने के लिए हमें फिर से कुछ और सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो अधिगम में जो के फलस्वरूप जो परिवर्तन आ रहा है व्यवहार में, वो मोर और लेस परमानेंट है, स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो जैसे कि
अगर हम कोई दवाई खा रहे हैं और उसकी वजह से हम बहुत सुस्त हो रहे हैं और सुस्ती आ रही है, हमें नींद आती है, हम काम नहीं करना चाहते, तो यह परिवर्तन जो व्यवहार में है, ये परिवर्तन को हम अधिगम नहीं मानते हैं। ये परिवर्तन दवाई के असर से है, ये क्षणिक है, ये थोड़ी देर के लिए है, ये जब दवाई हट जाएगी तो ये परिवर्तन भी हट जाएगा। ठीक है। कभी कभी हम किसी नई स्थिति में जाते हैं और वह स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है और हम उससे थोड़ा परेशान हो जाते हैं और हमारा व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। मगर जैसे ही हमारी उस स्थिति में रहने की, नई जगह, नई परिस्थिति में रहने की आदत पड़ जाती है, तो हमारा व्यवहार वापस वैसा ही हो जाता है जैसा वह पहले था। तो यह भी हम अधिगम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने बोला अधिक व्यवहार में परिवर्तन जो कि अनुभव के कारण है और जो कि स्थायी है। ठीक है। तो व्यावहारिक परिवर्तन जो थकान से या दवाई के असर से या कभी कभी आप बहुत गुस्से में आ गए और आपका व्यवहार बदल गया, ये अधिगम या लर्निंग नहीं माना जाता है। आपने क्या सीखा है, यह अधिगम की प्रक्रिया हुई है, ये कोई देख नहीं सकता है। इसको हम इन्फर करते हैं। ये किस तरीके से इन्फर होता है? ये हमारे परफॉर्मेंस या निष्पादन से इन्फर होता है। जब हमने किसी को, आपको स्कूल में आपके अध्यापक ने एक कविता याद करने को दी और आपने उसको याद किया, उसके बाद आपके अध्यापक ने बोला आपसे कि आप इसको हम सुनाइए, कविता सुनाइए, कविता का पाठ करिए। जब आप उस कविता का पाठ करेंगे, वो आपका निष्पादन है, वो आपका परफॉर्मेंस है और उसके आधार पे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि लर्निंग हुई है, अधिगम हुआ है, आपने कुछ सीखा है। अधिगम के कुछ प्रतिमान भी हैं और हम देखते हैं कि अधिगम बहुत प्रकार से होता है। इसमें बहुत विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं जिनमें कि बहुत सिंपल अनुक्रियाओं का अर्जन होता है और कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें बहुत जटिल अनुक्रियाओं को सीखा जा सकता है। और अभी हम सबसे पहले एक प्रतिमान की बात करेंगे जो अधिगम की सरलतम विधि है, जिसको हम कंडीशनिंग या अनुबंधन कहते हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्राचीन अनुबंधन, जिसे कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, तथा दूसरा है क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन या ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे हम बोलते हैं प्राचीन अनुबंधन। उसके बारे में बात करेंगे। ये जो विधि है, इसके बारे में सबसे पहले एक शोधकर्ता इवान पावलोव ने बात की और एक कुत्ते की पाचन प्रक्रिया पर शोध कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने पाया कि जब वो कुत्ता खाना का टाइम होता था, खाना मिलने के समय पर उसके मुंह से लार टपकने लगता था, उसके मुंह में लार आने लगता था। ठीक है। तो इस चीज को देख करके पावलोव ने उसको एक दूसरा उस पे शोध डिजाइन किया और उन्होंने इस कुत्ते को खाना देने के पहले एक घंटी बजाई। तो कैसे प्रस्तुति करी गई शोध के दौरान? सबसे पहले एक घंटी बजाई गई, फिर उसको भोजन दिया गया और फिर इस कुत्ते के मुंह में लार आने लगा। इसके बाद
ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स किए गए, बहुत ये कुछ कुछ बार कुछ बार उन्होंने ऐसा करा, और उसके बाद उन्होंने जो उनका मेन शोध था कि क्या क्या जो लार टपकने की प्रक्रिया है, क्या वह कुत्ता केवल घंटी पे भी करता है, इसको इसका अध्ययन करने की कोशिश की। तो उन्होंने कुछ जो इन ट्रायल्स के बाद उन्होंने एक ऐसा ट्रायल किया जिसमें बाकी सब परिस्थितियां एकदम सामान्य थी, जैसा पहले उसी के सामान थी जैसे पहले वाली, मगर अब उन्होंने घंटी बजाई और खाना नहीं पेश किया, भोजन नहीं प्रस्तुत किया। मगर भोजन ना मिलने के बावजूद कुत्ते के मुंह में लार का स्राव हुआ और उसका और बढ़ गया। तो पावलोव ने पाया कि जब एक अनअनुबंधित उद्दीपक के साथ बार बार हम किसी और उद्दीपक को बार बार हम उसके साथ प्रस्तुत करते हैं, तो ये दूसरा वाला उद्दीपक अब अनुबंधित हो जाता है, ये कंडीशनड हो जाता है, ये कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, और जो प्रतिक्रिया या जो रिस्पॉन्स हमारी अनअनुबंधित उद्दीपक से हो रही थी, वही प्रतिक्रिया अब हमारी इस कंडीशन स्टिमुलस के प्रभाव में होने लगती है। ठीक है, तो इसको इस उपागम को हम पावलोव ने जो इसको कंडीशनिंग बोला, इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, क्योंकि ये अधिगम के क्षेत्र में एक सबसे सर्वप्रथम एक साइंटिफिकली डिजाइंड शोध था। हमारे जीवन में भी हम कंडीशनड रिस्पॉन्सेस का बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। बहुत सारे डर जो हैं हमारे अंदर, जो बहुत सारे डर हैं, वह कहीं ना कहीं कंडीशनड रिस्पॉन्सेस हैं। अपने जीवन में भी हम इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। और ये जो हमने पावलोव का एक्सपेरिमेंट शोध की बात करी, वो एक जानवर पर था। ऐसा ही एक शोध, इससे मिलता जुलता एक शोध करा गया था एक छोटे बच्चे पे, और इसमें फियर रिस्पॉन्स कैसे सीखा जाता है, कैसे डर सीख जाते हैं बच्चे, ये दर्शाया गया। वॉटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एल्बर्ट नाम के एक 9 महीने के बच्चे के साथ यह शोध कार्य किया। और उसमें क्या किया, उन्होंने उसको के सामने एक सफेद चूहा रखा, और ये पहले ही देख लिया गया था कि एल्बर्ट को चूहा और फरी वाली जो चीजें होती हैं उन सबसे कोई डर नहीं था, और वो उनको पकड़ने की चेष्टा करता। तो जब वॉटसन ने एल्बर्ट के सामने ये सफेद चूहा रखा, और एल्बर्ट जैसे कि कोई भी और बच्चा होगा, जो चीज उसको इंटरेस्ट करती है, वो उसको उसकी ओर बढ़ा और उसको
वहम वहम वाली चीजें होती हैं, सुपरस्टिशियस बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं, वो भी क्लासिकल कंडीशनिंग के वजह से सीखा जाता है। एक और प्रकार के अनुबंधन की बात हम करेंगे, जिसे हम क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक, ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। इस प्रकार के अनुबंधन का अध्ययन सबसे पहले B.F. स्किनर ने किया, और वह उन अनुक्रियाओं पर शोध कर रहे थे, का अध्ययन कर रहे थे, जो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। ऐच्छिक अनुक्रियाओं का शोध कर रहे थे, और उसमें उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेंट्स की बात कर रहे हैं, जो क्रिया मनुष्य अपने आसपास के वातावरण के ऊपर करता है। वो अपने वातावरण में ऑपरेट करता है, इसलिए हम इसको क्रिया प्रसूत और ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। क्रिया प्रसूत टर्म का उपयोग किया गया है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाता है। यह अध्ययन भी बहुत रोचक था, और इसमें स्किनर ने अपने बहुत सारे शोध कार्य और अध्ययन चूहों और कबूतरों पर करे हैं। और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, ये उन्होंने चूहे पर करा। उसके लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया गया, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, और उसमें चूहे को बंद कर दिया जाता था, और उसमें इस बॉक्स के अंदर, इस डिब्बे के अंदर एक लीवर लगा था, जिसको दबाने से थोड़ा एक प्लेट में खाना गिरता है। स्किनर यह दिखाना चाह रहे थे कि कैसे यह चूहा सीख जाता है कि कब उसको खाना चाहिए और किस तरीके से वह खाना पा सकता है। तो एक भूखे चूहे को इस स्किनर बॉक्स के अंदर रखा जाता है, और चूहा जब बॉक्स के अंदर घुसता है तो वो जो उसके एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, वो इधर उधर घूमता है, सारे बॉक्स के अंदर घूमता है, और संयोगवश वो जो लीवर वहां रखा है वो उससे दब जाता है, और जब वो लीवर दबता है तो उसको खाना मिलता है। बार बार ये ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में ट्रायल्स होते हैं। तो बार बार ऐसा भूखे चूहे को उस बॉक्स में रखा जाता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता फिरता है, और संयोगवश उसका पैर से लीवर दब जाता है और उसे खाना मिल जाता है। अब स्किनर का मापन कर रहे हैं कि कितना समय लगता है चूहे को स्किनर बॉक्स के अंदर रखने में और उसका लीवर दबा के खाना प्राप्त करने में, भोजन प्राप्त करने में। तो कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग को तब हम पूर्ण मान लेते हैं जब जैसे ही भूखा चूहा इस केज में, इस बॉक्स में जाता है, और तुरंत जाते ही वह लीवर दबाता है और खाना प्राप्त कर लेता है, भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये जो अंतराल है बॉक्स के अंदर जाकर के लीवर दबाने के बीच में, बॉक्स के अंदर जाना और लीवर दबा के भोजन प्राप्त करना, ये जो इसके बीच में जो अंतराल है, यह ट्रायल्स जितने ट्रायल्स बढ़ते हैं उसके साथ ये कम होता जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि जब जैसे ही आप उस भूखे चूहे को आप बॉक्स में डालते हैं, वह सीख गया है कि लिवर दबाने से भोजन प्राप्त हो सकता है, तो
बॉक्स में प्रवेश करते ही लीवर दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। और इसको तब हम बोलते हैं कि चूहे की ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, उसको समझ आ गया है, उसने सीख लिया है कि लीवर दबाने से उसको भोजन प्राप्त हो सकता है। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक निमित्त है हमारे को कुछ प्राप्त करने के लिए। ये एक, इसलिए हम इसको नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, क्योंकि यह जो हमारी अनुक्रिया है यह एक निमित्त है किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य यहाँ पे भोजन है, लक्ष्य यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। और ये नैमित्तिक या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बहुत सारे उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं। जब बच्चे नमस्ते करते हैं तो बड़े बुजुर्ग बहुत खुश हो जाते हैं और उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और इससे इन बच्चे लोगों ने क्या सीखा कि नमस्ते करने से वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में उपयोग करते हैं और सीखते हैं। जब हम प्राचीन अनुबंधन की बात करते हैं तो उसमें कुछ निर्धारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कितनी जल्दी अधिगम होगा और कितना। सबसे पहला निर्धारक है उद्दीपक को, दोनों उद्दीपक अनुबंधित और अनानुबंधित उद्दीपकों के बीच का समय संबंध। और बहुत सारे शोध अध्ययन से ये हम लोग अब समझ गए हैं कि जो डीलेड कंडीशनिंग है या विलंबित अनुबंधन है वह सबसे उसमें सबसे ज्यादा अधिगम, सबसे जल्दी अधिगम होता है। सीखना सबसे ज्यादा जल्दी उसी से होता है। उसके अलावा जो दूसरा निर्धारक है वह है अनानुबंधित उद्दीपकों का प्रकार, टाइप्स ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। और इसमें मूलतः दो प्रकार के अनानुबंधित उद्दीपकों की बात हम कर सकते हैं। एक है प्रवृत्त्यात्मक, जिसे एपेटाइटिव बोलते हैं, और दूसरा है विमुखी, जिसे एवर्सिव बोलते हैं। प्रवृत्त्यात्मक जो है वो ज्यादातर जो चीजें हम पसंद करते हैं, जो हमें अपनी तरफ आकृष्ट करती हैं, हम उन चीजों को उद्दीपक के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि भोजन, तारीफ, प्रेज और दुलारना। और जो विमुखी उद्दीपक हैं उसमें हम उन चीजों का उपयोग करते हैं जो हमें नापसंद हैं, जो हमें रोकती हैं वो कार्य करने से, जैसे कि कड़वा भोजन, कुछ मुंह में कड़वा स्वाद आना, डांट पड़ना, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका। तीसरा निर्धारक है अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी। तो यह भी हम समझ चुके हैं इतने शोध कार्यों से कि जितना तीव्र होगा यह उद्दीपक उतना ही जल्दी अधिगम होगा, यानी कि उतने ही कम ट्रायल्स की जरूरत पड़ेगी कुछ भी सीखने में, किसी भी चीज को सीखने में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को निर्धारित करती हैं, कि इसके कौन से निर्धारक हैं? हमने ये समझा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग में वह अनुक्रिया या वह व्यवहार सीखा जाता है जो किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए उपयोगी हो। तो यह जो परिणाम है इसको हम प्रबलक या रीइंफोर्सर कहते हैं। और ये प्रबलन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन के लिए
ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस प्रबलन से निर्धारित होता है कि कोई भी व्यवहार कितनी जल्दी और कितनी देर तक के लिए, कितने लंबे समय के लिए सीखा गया है। प्रबलन के कई प्रकार हो सकते हैं और प्रबलन की कुछ विशेषताएं भी हैं। प्रबलन ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। धनात्मक प्रबलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऋणात्मक प्रबलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। धनात्मक प्रबलक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे भोजन, पानी, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा आदि। जो ऋणात्मक प्रबलक हैं वह पीड़ादायक और दुखद होते हैं, हमारे लिए अप्रिय होते हैं। और जब हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें इन पीड़ादायक उद्दीपकों से बचा सकता है, उसको हम ऋणात्मक प्रबलन कहते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब हम अप्रिय घटनाओं से या अप्रिय परिणामों से बचने के लिए कोई व्यवहार करते हैं तो उसको ऋणात्मक प्रबलन कहते हैं। जो ये प्रबलक हैं, हम कितनी बार इसको प्रस्तुत करते हैं किसी भी व्यवहार के बाद, यह निर्धारित करता है कि वह व्यवहार कितना स्ट्रॉन्ग बनता है और कितनी उसका अधिगम कितना अच्छे से होता है। इसको हम शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं।